नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS बाय अनूप सर। मैं अनूप कुमार आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया है। आशा करता हूं आपको वह मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं और आज का हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वह यह है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। देखो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अभी तक इतना पढ़ाया है कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। भारत में पुर्तगाली कंपनियां कैसे कैसे आई थी, कौन सी कंपनी कब आई थी और उसने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ खोली थी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसकी मैंने आपको वीडियो दी थी, अच्छे से बताई थी। और उस वीडियो का टॉपिक था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तथा उसका विस्तार। कैसे कैसे हमारी उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ खोली थी, व्यापार बढ़ाया था। कैसे कैसे उत्तर भारत के राजाओं से उन्होंने व्यापार की अनुमति ली थी। मैंने आपको शाही फरमान के बारे में बताया था, स्वर्ण फरमान के बारे में बताया था, निशान फरमान के बारे में बताया था। तो ये सब उन्होंने अनुमतियाँ ली थी। परंतु अब जो पढ़ेंगे, अब हम वह पढ़ेंगे कि वह अनुमति नहीं लेते हैं, भारत के राज्यों को जीतते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया और जीतते जीतते आपने देखा होगा कि हमारा 1947 में देश जो संपूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन या ब्रिटेन के अधीन था, वो कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, उसी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से आगे पढ़ेंगे और उस क्रम को हम बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वह है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार। अर्थात हम यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना कहकर सीधे सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कह सकते हैं। अर्थात हमारे यहाँ पर कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ वह हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो साम्राज्य विस्तार होता है, कंपनी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह सन 1608 ईस्वी में आई थी। परंतु वह आते ही तो राज्य नहीं जीतने लगे थे, आते ही तो उन्होंने युद्ध नहीं कर दिया था। ये चीज़ें थोड़ा बाद में शुरू होती हैं। तो वो 1608 से लेकर के 1750 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार कर रही थी। वह क्या करती थी? व्यापार करती थी। परंतु 1705 के बाद भारत में ऐसी स्थिति बनने लगी कि उनका ध्यान व्यापार से हट करके युद्धों पर चला गया और युद्ध उन्होंने जीते और युद्धों को जीता और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया था। अब 1608 से लेकर के 1705 तक तो वो क्या करते हैं? केवल व्यापार करते हैं। परंतु अपना जो राज्य विस्तार का काम उनका शुरू होता है वह हो जाता है 1750 के बाद से शुरू। अब वो क्या करते हैं, उसकी स्थिति को समझने के उसको समझने के लिए हमको भारत की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय में भारत में क्या स्थिति हो रही थी, भारत में किस जगह पर कौन शासक हो रहा था। वह हम जब समझेंगे तभी हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखो दोस्तों, हुआ क्या था हमारे यहाँ पर भारत के अंतर्गत। अगर मैं बात करता हूँ सन 1600, अगर हम बात करते हैं सन 1700, अगर हम 1700 की बात करते हैं तो पूरे भारत में अगर भारत को देखा जाए, भारत में 3 राज्य मेन हो रहे थे, 3 राजा मेन हो रहे थे। एक जो पंजाब था, एक पंजाब के बाद में जो आता है, अगर मैं मैप के माध्यम से बताता हूँ तो थोड़ा गलत आर्ट होती है मेरी, समझने की कोशिश करना। ये हमारा पूरा भारत है। इसके अंतर्गत इधर जो आता था सिंध तथा पंजाब वाला प्रांत जो था, ये जो प्रांत हो रहा था ये, और एक आपका इधर जो अंतर्गत आता है पूरा का पूरा यहाँ दक्षिण भारत तक, पूरा अगर दक्षिण भारत तक की बात करते हैं हम, इतना वाला पोर्शन ये था मुगल सल्तनत। ये कौन सा था? मुगल सल्तनत। तो दूसरी जो हो रही थी हमारे यहाँ पर मुगल हो रहे थे, और तीसरा जो उभर कर आ रहे थे ये वाला महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन होता है मराठा वाला, इसमें मराठा उभर कर आ रहे थे। अर्थात हमारे यहाँ पर शिवाजी थे। अगर हम मुगलों की बात करें सन 1700 में तो औरंगजेब का शासन होता था। औरंगजेब मुगलों का अंतिम मुख्य शासक था। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में राजा रणजीत सिंह शासन कर रहे थे। तो पूरे भारत में यह स्थिति सन 1600 है। अब स्थिति चेंज क्या होती है वो समझते हैं। सन 1707 के अंतर्गत मुगल शासक अकबर की मुगल शासक औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। 1707 की बात है। 1707 में औरंगजेब की होती है मृत्यु
और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वह बिल्कुल नकारा शासक बनते हैं, किसी काम के कोई शासक नहीं बनते। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूं कि मुगल सल्तनत इतनी बड़ी सल्तनत है पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर अगर कहा जाए तो पूरे संपूर्ण भारत पर मुगल सल्तनत अर्थात औरंगजेब का राज था। उस समय में सबसे ज़्यादा सूबे होते थे। अब सूबे क्या होते हैं? सूबे जो होते थे औरंगजेब के अंतर्गत कहे जाते हैं 21 से 22 सूबे। किसी किताब में 21 सूबों का विवरण है, किसी किताब में 22 सूबों का विवरण है। यह सूबे का मतलब होता था प्रांत से, प्रांत मतलब राज्य। जैसे आज हमारा देश है और देश के अंदर 28 राज्य हैं, उसी तरीके से पूरे देश पर अगर कहा जाए तो पूरे देश पर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के अंतर्गत 21 या 22 सूबे आते थे जो उसने अपने राज्य बनाए होते थे, और इन सूबों में वह तैनात करता था सूबेदार को। किसको तैनात करता था? सूबेदार। मतलब क्या होता था, पूरी सल्तनत का एक शासक है औरंगजेब, और उसके अंतर्गत कोई सूबा है, उसमें अपना वह एक नियुक्त करेगा जिसको कहेंगे सूबेदार। मतलब दो ही व्यक्ति शासक मेन रूप से शक्तिशाली होते थे। केंद्र में पूरे सभी सूबों पर 21 के 21 सूबों पर मालिक जो होता था वो औरंगजेब था, और 21 सूबों के अंतर्गत प्रत्येक सूबे का क्या होता था? सूबेदार होता था। जैसे भारत की आज की स्थिति है कि भारत में देश में राष्ट्रपति है और हर राज्य में अपना एक राज्यपाल होता है, ये स्थिति थी। अब स्थिति चेंज हुई 1707 के बाद। 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु, और मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बनता जो औरंगजेब के जितना शक्तिशाली होता है। तो ऐसा नहीं होता, तो फिर होता क्या है? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं पूरे मुगल सल्तनत की, तो पूरे भारत की अगर बात करें तो ये हमारा पूरा भारत है, और पूरे भारत पर मुगल सल्तनत का शासन है। तो उस समय में क्या थे, जो सूबे होते थे, ये जो सूबे थे, जैसे एक बंगाल सूबा था, एक हैदराबाद सूबा था, एक कर्नाटक राज्य होता था, कर्नाटक सूबा, एक मैसूर सूबा होता था, एक अवध सूबा था। तो ये सूबेदार थोड़े से अच्छे व्यक्ति थे, शक्तिशाली व्यक्ति थे। ये सिर्फ औरंगजेब से तो डरते थे, क्योंकि औरंगजेब एक अच्छा शक्तिशाली शासक है। उनको पता था कि अगर हम औरंगजेब के समय में अलग होंगे, औरंगजेब को अगर टैक्स नहीं देंगे तो औरंगजेब हम पर लड़ाई करेगा और हमको हराएगा। परंतु औरंगजेब के बाद जब राजा कोई तमीज का नहीं बना, तो ये सूबे धीरे धीरे होकर आज़ाद होने लगे थे। मतलब खुद को इन्होंने मुगल सल्तनत से अलग कर लिया था और खुद को अपने आप में स्वतंत्र राज्य बना लिया था। देखो, वो समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मुगल सल्तनत से जो सूबे अलग हुए थे वह कौन कौन से सूबे थे। ये कभी कभी सवाल आता है कि किस सूबे को किसने स्वतंत्र किया था, या मुगल सल्तनत से स्वतंत्र होने वाले जो सूबे बने वह कौन कौन थे। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? मुगल सल्तनत से स्वतंत्र राज्य, अर्थात जो पूरे पहले तो मुगल सल्तनत के अंतर्गत आते थे, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे? स्वतंत्र होने लगे थे। जैसे इनमें एक नाम आता है बंगाल। तो बंगाल जो था वो पहले मुगल सल्तनत के अंतर्गत एक प्रांत हुआ करता था, परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगलों के शासकों में कोई प्रभावी शासक नहीं होता, तो बंगाल के जो सूबेदार हैं वह अपने आप को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं और कह देते हैं अब हम मुगलों के अंतर्गत नहीं है, हमारा अपने आप में क्या है? एक राज्य है, और वह बंगाल राज्य बना था। और यह ऐसा करने वाला व्यक्ति था जिसको हम कहते हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां वह व्यक्ति था जिसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था, और यह कह दिया था कि अब हम मुगलों के अंतर्गत नहीं आते, हमारा अपने आप में एक अलग राज्य है। ठीक है जी। एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था मैसूर। बताया है आपको, मैसूर अगर देखे जाए तो दक्षिण भारत ये होता है, वर्तमान में कर्नाटक के नीचे का जो पोर्शन होता है ये पहले मैसूर कहलाता था, और यहाँ पर ऊपर की साइड में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो एक राज्य था मैसूर और एक का नाम था हैदराबाद। तो हैदराबाद, मैसूर में हैदर अली एक व्यक्ति था जिसने ये कह दिया था कि अब हम स्वतंत्र राज्य बन गए। अर्थात ये जो अगर सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछे आपसे कि मैसूर का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, या मैसूर का पहला स्वतंत्र शासक कौन था जिसने मैसूर को मुगल सल्तनत से अलग किया था, तो वह व्यक्ति था हैदर अली। ऐसे ही हैदराबाद का आता है, तो हैदराबाद का एक निज़ाम हुआ था, निज़ाम उल मुल्क, और इसको चिनकिलिज खान की उपाधि दी गई थी। चिनकिलिज खान, और चिनकिलिज खान की जो उपाधि दी थी वह हमारे
औरंगजेब था, औरंगजेब के समय ये सूबेदार बना हुआ था और इसी सूबेदार ने कह दिया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, और उसको औरंगजेब ने जो उपाधि दी थी वह चिनकिलिच खान की उपाधि इसको दी गई थी। ऐसे ही एक राज्य और होता है हैदराबाद के अलावा, जिसको हम कहते हैं अवध। तो अवध मतलब वर्तमान का उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन, उसको हम अवध कहते हैं। और अवध में एक व्यक्ति था शहादत खां। ये शहादत खां क्या करता है, अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है और मुगलों से अलग हो जाता है। अर्थात जो पूरे भारत पर मुगल थे अब वे छोटे से क्षेत्र में ही सिमटकर रह जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कोई प्रभावी शासक नहीं होता कि वह फिर से उतने बड़े भारत को जीते और पूरे भारत पर मुगल सल्तनत का अधिकार करे। अब अंग्रेज क्या करते हैं, ये सूबे देखो एकता में ताकत होती, जब तक ये एक थे तब तक तो मुगलों और अंग्रेजों की कोई भी हिम्मत नहीं हो पाई कि वह इनको जीत ले। परंतु जैसे इनको देखा कि अब ये सब अलग अलग हो गए हैं, बिखर चुके हैं, तो अंग्रेजों को इन्हें जीतने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और अंग्रेज क्या करते हैं, आप आगे जाकर जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अंग्रेजों ने बंगाल को जीता। बंगाल के साथ में 2 युद्ध लड़ते हैं, एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं प्लासी का, और एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं बक्सर का। इन युद्धों में बंगाल के नवाबों को अंग्रेज हरा देते हैं, और सबसे पहले भारत में अगर कहीं पर साम्राज्य विस्तार करते हैं तो वह बंगाल में ही करते हैं। अर्थात सबसे पहले अगर किसी राज्य को अंग्रेजों ने जीता था तो वह हमारा बंगाल राज्य था। 2 युद्ध होते हैं, एक बक्सर का और एक प्लासी का। ऐसे ही मैसूर के साथ में तो आप पढ़ोगे, मैसूर के साथ में इन्होंने युद्ध किए थे जिसको हम कहते हैं आंगल मैसूर युद्ध। 4 आंगल मैसूर युद्धों के बारे में आप पढ़ोगे, और 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर अंग्रेज पूरे मैसूर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। 4 आंगल मैसूर युद्ध होते हैं जिसमें अंग्रेज हारते हैं, और मैसूर के जो निजाम होते हैं, मैसूर के जो शासक होते हैं वह हार जाते हैं और मैसूर अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ऐसे ही हैदराबाद को और ऐसे ही अवध को वे जीत लेते हैं, तथा पंजाब और मराठाओं के साथ में भी वह यही करते हैं। पंजाब में 2 आंगल सिख युद्ध होते हैं जिनमें अंग्रेज जीत जाते हैं और संपूर्ण पंजाब अंग्रेजों को मिल जाता है, और मराठों के साथ में भी 3 आंगल मराठा युद्ध लड़ते हैं और वह उन युद्धों को जीत जाते हैं और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार इस प्रकार से कर लेते हैं। देखो भाई उन्होंने क्या किया, होता क्या है भारत में, स्थिति समझिए। भारत में स्थिति क्या हुई, भारत में जब तक औरंगजेब था तो औरंगजेब के समय 2 छोटे मोटे राज्य हो रहे थे, एक का नाम पंजाब था, एक का नाम मराठा था। मराठों में स्पेशली आप शिवाजी के बारे में पढ़ोगे उस समय में, क्योंकि इसके बाद में शिवाजी के बाद में मराठा साम्राज्य में पेशवा आने लगे थे, तो पेशवाओं के बारे में पढ़ोगे। आपको जब मैं इन मराठों के बारे में वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा ज्ञान इनके बारे में दे दूंगा। अब हुआ क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में और मुगल सल्तनत में आने वाले प्रमुख जो सूबे थे उनके सूबेदार अपने आप को मुगल सल्तनत से अलग कर लेते हैं और अपने आप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, और बाद में अंग्रेज इन्हीं सूबों को जीतकर अपना साम्राज्य को विस्तारते हैं। और उस क्रम में उन्होंने सबसे पहले बंगाल को जीता, बंगाल के बाद मैसूर गए, मैसूर के बाद में मराठों को जीतते हैं, मराठों के बाद में पंजाब को, पंजाब के बाद में अवध को, और अंत में ऐसे ही हैदराबाद और कर्नाटक को भी जीतकर अपने साम्राज्य विस्तार में ले लेते हैं। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे हम आगे का, वैसे ही आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। अभी आप आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है वह आपको समझ में आया है कि भाई हुआ क्या था। तो 1707 तक तो स्थिति कोई खराब नहीं थी, 1707 तक स्थिति ठीक थी, परंतु 1707 के बाद में स्थितियां खराब होने लगती हैं। पूरी मुगल सल्तनत से जो सूबे थे, प्रमुख सूबे, वह अलग होने लगते हैं और अपने आप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो उठाते हैं अंग्रेज उठा लेते हैं, क्योंकि सूबों के सूबेदार इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। एकता में शक्ति होती है, सबने जब ये एक थे, इनकी सबकी सेना एक थी, तो अंग्रेज़ों को भी हिचकिचाहट होती थी। परंतु जब अलग अलग राज्य हो गए तो सेना भी अलग अलग होगी। अब एक बात बताओ, बंगाल का युद्ध चल रहा है तो मैसूर अपनी सेना क्यों भेजेगा? परंतु अगर दोनों ही सेम है, दोनों एक जगह है, मैसूर भी और बंगाल भी, तो बंगाल पर आक्रमण करेंगे तो मैसूर वाला अपनी सेना भेजेगा, और मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो बंगाल वाला अपनी सेना भेजेगा। यह कमी भारत में हुई थी, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और इन राज्यों को वह जीतना शुरू कर देते हैं।
अब हम इन्हीं को यही पढ़ते हैं और इसी जब राज्य जीतते हैं तो उसके साथ साथ उनके साम्राज्य का भी विस्तार होता है। और आज का मैंने आपको टॉपिक बताया था कि हमारा यही है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है। अब हम जो आपका जो टॉपिक है अब है बंगाल। बंगाल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले अगर किसी को जीता था तो वह बंगाल ही था, तो उसको पढ़ते हैं। बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता, आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि मैसूर को कैसे जीता था, कौन से युद्ध हुए थे, कौन मैसूर की तरफ से किस राजा ने लड़ाई की थी। बंगाल की तरफ से बंगाल पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे बंगाल में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई जिनको बंगाल के नवाबों ने हारा और अंग्रेजों ने उनको इस युद्ध में इन युद्धों में हराया और पूरे बंगाल पर अपना साम्राज्य विस्तार किया, अपने नियम कानून बंगाल पर लगाने लगे। तो बंगाल की अगर मैं बात करता हूं तो बंगाल पहले जो होता था वह एक मुगल सल्तनत का मुगल प्रांत अर्थात सूबा था। ठीक है, वो क्या था, मुगल सल्तनत में अंतर्गत एक प्रांत या सूबा हुआ करता था। और वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में कुछ इसके अंतर्गत बंगाल तो है ही, बंगाल के साथ साथ कुछ पोर्शन बिहार का और कुछ पोर्शन उड़ीसा का भी इसके अंतर्गत लगा करता था उस टाइम में। ठीक है, तो इतना बड़ा क्षेत्र जो होता था वह पूरा बंगाल प्रांत था उस समय का। और बंगाल था क्या, तो बंगाल सूबा था जो मुगल सल्तनत के अंतर्गत आया करता था। अब देखिए, सूबे में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है, एक पद होता है जिसको हम कहते हैं सूबेदार, और एक पद होता है जिसको हम कहते हैं दीवान। तो एक पद था सूबेदार और एक पद होता था दीवान। सूबेदार पूरे सूबे का मालिक होता था और प्रशासनिक इकाई जो होती थी वह सारी की सारी सूबेदार के अंतर्गत होती थी। जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ थीं वो सब सूबेदार में, और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्ति होती थी वह सारी की सारी दीवान के अंतर्गत होती थी। अब बात करते हैं जब औरंगजेब जिंदा था, तो औरंगजेब की बात करते हैं। तो औरंगजेब ने सूबेदार, बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त किया था, मेन राजा तो यही था, इसी के अंतर्गत आता था बंगाल भी, तो मेन राजा ही तो नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति तो करता है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कोई और व्यक्ति थोड़ी ना करता है। तो राष्ट्रपति कौन है उस समय का, औरंगजेब। और भैया हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं वो सूबेदार के पास होती हैं, और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो दीवान के अंतर्गत होती थी। तो औरंगजेब जब जिंदा था तो औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार एक व्यक्ति था जिसका नाम होता था अजीम उशान। तो अजीम उशान को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां को उसने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। परंतु 1707 के बाद मृत्यु हो गई। समय आता है 1717। मुगलों का एक नया शासक बना जिसका नाम था फर्रुखशियर। ये फर्रुखशियर के बारे में मैंने पहले भी बताया गया है। घृणित कायर इसको बोलते थे, घृणित कायर इसको बोला जाता था, और बहुत ही नकारा किस्म का व्यक्ति था। अंग्रेजों को इसने शाही फरमान पर पूरे बंगाल में 3000 रुपये पर क्या करने दिया था, व्यापार करने दिया था। अब फर्रुखशियर राजा बनता है तो फर्रुखशियर, अभी मैंने आपको बताया कि इसने क्या कर दिया था, शाही फरमान दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाही फरमान। और शाही फरमान के अंतर्गत 3000 रुपये पर इनको क्या दे दिया था कि व्यापार कर सकती है कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल से। अब देखो राजस्व तो बंद हो गया भाई। जब राजस्व मतलब कर, और कर पहले कौन लेता था, दीवान। अब कर क्या हो गया, शाही फरमान के माध्यम से सीधे किसके पास जाने लगा, फर्रुखशियर के। तो बीच का जो दीवान था इकट्ठा करने वाला, उसका पद तो रिक्त हो गया। तो क्या करता है फर्रुखशियर, सूबेदार बना देता है। जो बंगाल का सूबेदार था वो अजीम उशान की जगह सूबेदार जो था वह मुर्शिद कुली खां को बना देता है। तो मुर्शिद कुली खां क्या बन जाता है, यहाँ पर बंगाल का सूबेदार बन जाता है। और मुगल शासकों के द्वारा अंतिम वह व्यक्ति था, अंतिम सूबेदार था जो मुगल शासकों ने नियुक्त किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल का वह अंतिम सूबेदार जिसको मुगल शासक ने नियुक्त किया था वह आपका कौन था, मुर्शिद कुली खां। क्योंकि क्या होता है, फर्रुखशियर के बाद में जो राजा बनता है वह भी निरंकुश राजा होता है, बेकार राजा होता है। तो मुर्शिद कुली खां ये स्थिति समझता है, और बाद में जैसे अजीम उशान को किसने नियुक्त किया था, औरंगजेब को। तो ये भी ठीक है।
मुर्शिद कुली खां को किसने नियुक्त किया? फर्रुखसियर को। ये भी ठीक है, परंतु इसके बाद जो सूबेदार बनता सरफराज, उसको कोई नियुक्त नहीं करता, वह इसका लड़का था और वंशानुगत रूप में बन जाता है। तो अधिकार कहीं ना कहीं किनके हाथों से निकल जाता है? मुगलों के शासकों के हाथ से बंगाल का अधिकार निकल जाता है कि वह बंगाल में एक सूबेदार भी बनाएंगे। वंशानुगत हो जाता है। आगे जाकर के शासक चेंज होते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद में आप पढ़ोगे अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां बना था, कैसे कैसे बना था, उसने क्या करा था। उसके बाद में सिराजुद्दौला को पढ़ोगे कि क्या था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला राजा बना, प्लासी का युद्ध लड़ेगा। इसके बाद मीर जाफ़र, जाफ़र के बाद में मीर कासिम, और कासिम के बाद में नजमुद्दौला, और उसके बाद में अंतिम शासक आप पढ़ोगे। तो इस प्रकार से अंग्रेज पूर्ण रूप से बंगाल पर आक्रमण कर लेते हैं। राजा कौन बनते हैं? स्थिति समझ गए कि स्थिति बंगाल में क्या हुई थी? तो स्थिति बंगाल में ये हुई थी, भैया बंगाल था क्या? तो बंगाल पहले मुगल सल्तनत के अंतर्गत आने वाला एक सूबा हुआ करता था, जिसमें एक सूबेदार होता था और एक दीवान होता था। जब तक औरंगजेब शासक बना हुआ था मुगलों का, तो औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार जो नियुक्त किया हुआ था अजीम उशान को नियुक्त किया हुआ था, और दीवान जो था, जो राजस्व वसूलता था, वह मुर्शिद कुली खां था। 1717 में कहानी बदलती है, मुगलों का शासक बदल जाता है, फर्रुखसियर शासक बनता है, और फर्रुखसियर क्या करता है? बंगाल से व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, और 3000 रुपये मात्र पर यह अनुमति देता है। साथ ही वह बंगाल का सूबेदार जो पहले अजीम उशान था, उसकी जगह में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है। और उसके बाद से क्या होता है? सूबेदार का पद वंशानुगत हो जाता है, और उसके बाद में कोई भी मुगलों का शासक बंगाल में सूबेदार की नियुक्ति नहीं करता है। और उस पर अब आगे जाकर बंगाल में स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, स्वतंत्र राज्य बन जाता है। मुगलों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और इन्हीं बीच में इन्हीं शासकों में अंग्रेज इन्हीं शासकों में से हराएंगे। इन शासकों के साथ में युद्ध लड़ेंगे। कौन कौन से युद्ध होंगे? जैसे सिराजुद्दौला के साथ में प्लासी का युद्ध, और मीर कासिम के साथ में बक्सर का युद्ध, और इनको हरा करके पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ? अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब, बंगाल में कौन कौन नवाब हुए? मैंने आपको बताया था, पहला नाम किसका आता है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 में बैठता है बंगाल की गद्दी पर, 10 साल शासन करता है, 1727। मुर्शिद कुली खां जो व्यक्ति था, यह स्वतंत्र तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर टैक्स देता था फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को ये कहीं ना कहीं टैक्स पहुंचाया करता था, तो इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक तो इसको नहीं कहते। परंतु हाँ, इसको एक सवाल बनता है कि यह था अंतिम सूबेदार। अंतिम सूबेदार, और अंतिम सूबेदार कौन सा? जिसकी नियुक्ति मुगल शासकों द्वारा की गई थी। समझिए बात को, कि वह अंतिम सूबेदार था जिसकी नियुक्ति मुगल शासकों द्वारा की गई थी, क्योंकि भैया इसके बाद जो भी सूबेदार बनेगा वह अपनी इच्छा से बनेगा, उसको मुगलों का कोई शासक सूबेदार नहीं बनाएगा। आगे बात समझ? तो फर्रुखसियर के संबंध में एक सवाल ये बनता है कि भैया वह अंतिम सूबेदार बताइए जिसकी नियुक्ति बंगाल में मुगलों के शासकों द्वारा की गई थी। तो वह व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां। दूसरी बात, मुर्शिद कुली खां क्या करता है? अब देखिए, मुर्शिद कुली खां परेशान था शाही फरमान से। तो शाही फरमान से परेशान था। 2 प्रकार के टैक्स आ सकते थे उस टाइम में, या तो व्यापार कर आता था, व्यापार कर तो ऐसी तैसी मर गई, किसके कारण? शाही फरमान के कारण, क्योंकि शाही फरमान में जितना भी व्यापार होगा सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और वो सारा का सारा फरमान वो 3000 रुपये में था और वो 3000 किसकी जेब में जाने थे? फर्रुखसियर की। इसको तो मिलना नहीं था मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि शाही फरमान से परेशान था। अच्छा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस शाही फरमान का दुरुपयोग भी करती थी। दुरुपयोग कैसे? देखो भाई, शाही फरमान केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था।
इसी के लिए तो था, इसी को तो दिया गया था। अब क्या होता है, कोई गैर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं गैर व्यापारी हूँ, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ नहीं लेता देता, तो भैया ये शाही फरमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, तो व्यापार कर जो लगेगा मुर्शिद कुली खां इन्हीं से तो नहीं ले सकता, मुझसे तो लेगा, क्योंकि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं हूँ, मेरे पास शाही फरमान नहीं है। तो ये क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इस शाही फरमान की फोटोकॉपी बांट देते थे। मतलब क्या है वो सुनिए, जैसे मैं कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी नहीं हूँ, तो मुझे व्यापार करना है, तो मुर्शिद कुली खां मुझसे तो व्यापार लेगा, टैक्स लेगा, कर लेगा। अब अगर टैक्स वो उस समय में 100 रुपये था, तो ये क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि भैया एक काम करो, हमारे पास एक शाही फरमान है, वो जिसके पास होगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या ना हो। तो वो क्या करते थे, उसकी फोटोकॉपी बनाई और भैया एक काम करो, तुम्हारे 100 रुपये लगते हैं, 50 रुपये बच जाएंगे, 50 रुपये तुम हमको देकर वो शाही फरमान खरीद लो। तो ये मुर्शिद कुली खां इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, शाही फरमान से। तो व्यापार कर तो छोड़िए, व्यापार कर की तो भूल जाइए, और मुर्शिद कुली खां भी समझ गया था कि व्यापार कर तो मुझको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो कृषि पर ध्यान देता है। वो कृषि पर क्या देता है, कृषि पर ध्यान। और कृषि पर ध्यान देने के लिए, कृषि के लिए वह कुछ योजनाएं चलाता है, जैसे जमींदारी व्यवस्था में सुधार, जमींदारी व्यवस्था में सुधार, जमींदारी व्यवस्था में सुधार करता है। और साथ ही में क्या होता है, एक तकावी ऋण परियोजना लाता है, तकावी ऋण योजना। और तकावी ऋण योजना के अंतर्गत क्या होता है, ये एक लोन देता है। और लोन कैसा होता है, लोन होता है आपका EMI वाला, कि भैया आप लोन लीजिए, खेती करिए, लोन लेकर क्या करें, बीज खरीदें, फसल उगाएं, और फसल उगाकर मतलब खेती करो, और आपको जो व्यापार देना है ये एक साथ नहीं देना, आपको इसको EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में इस व्यापार को आपने चुकाना है। तो मुर्शिद कुली खां क्या करता है, ये देखिए, तकावी ऋण परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है कि तकावी ऋण किसने चलाया था, तो वह व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां। और कहाँ पर चलाया था, तो भैया बंगाल का है, तो बंगाल में ही क्या चलाएगा, ये तकावी ऋण की परियोजना चलाएगा। आगे आपको क्लियर बात। मुर्शिद कुली खां से अंतिम सूबेदार, बंगाल का अंतिम सूबेदार, जिसकी नियुक्ति किसने की थी, मुगल शासकों द्वारा की गई थी। उसके लिए बाद कृषि के लिए 2 काम करता है, एक जमींदारी व्यवस्था में सुधार करता है और साथ ही तकावी ऋण की परियोजना को चलाता है। इसके बाद जो सूबेदार बनता है, इसके बाद जो सूबेदार बना वह व्यक्ति था सरफराज। कौन था, सरफराज। सरफराज सूबेदार बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब यहीं पर अहम रोल आता है अली वर्दी खां का। यहीं पर किसका आता है, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का रोल आता है 1740, 1727 तक ये रहा। 1727 के बाद में 1740 तक कौन रहेगा, सरफराज। 1740 के बाद में 1756 तक आपका रहेगा अली वर्दी खान। मुगल दरबार में घूस देकर एक फरमान जारी करवाता है, फरमान जारी करवाया, और इस फरमान में क्या कहा गया कि बंगाल का सूबेदार इसको बना दिया गया, कि आज से बंगाल का सूबेदार जो है वो कौन बन गया, अली वर्दी खान बन गया। अब ये फरमान लेकर अली वर्दी खां बंगाल में जाता है। बंगाल में तो सूबेदार बना हुआ बैठा सरफराज, तो सरफराज से ये बात करता है कि भैया देखिए सरफराज, हमको मुगलों के शासक ने ये फरमान जारी करके दिया है कि आप आज से क्या बन चुके हैं, बंगाल के सूबेदार बन चुके हैं। अब देखो क्या हुआ, सरफराज ये बात मानने से मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, क्योंकि उसको खुद को मुगल शासकों ने नियुक्त नहीं किया था। मुगल शासकों के अंतर्गत अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बंगाल में किसी सूबेदार की नियुक्ति कर सकें। तो उसको कहीं ना कहीं इस बात पर शक हुआ कि ये गलत बात कह रहा है, सही बात ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुगलों का ध्यान अब बंगाल पर नहीं था। तो ये दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, छोटा सा युद्ध, जिसको हम कहते हैं गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध, गिरिया बिहार में एक जगह पड़ती है, तो बिहार में एक जगह है गिरिया, और उसका युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है 1740 ईस्वी में, और ये युद्ध होता है सरफराज और सरफराज के साथ में वर्सेस में होते हैं अली वर्दी खान।
इसमें अलीवर्दीन खान जीत जाते हैं, सरफराज हार जाता है और बंगाल का नया सूबेदार बनता है, जो बनता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठते ही मुगल शासकों को जो राजस्व दिया जाता था, ये भी देता था, सरफराज भी देता था, उस राजस्व को देने से कर देता है मना और खुद को, अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है बंगाल का। तो बंगाल का जो पहला स्वतंत्र नवाब बना था वह कोई व्यक्ति, वो कौन था? वह था आपका अलीवर्दी खान। क्यों बना था? क्योंकि ये मुगलों को कर देने से मना कर देता है। मुगलों को कर देने से इनकार किसने किया था? कर देने से मना जो किया था वो किसने किया था? वह व्यक्ति था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने, एक और सवाल आता है कि अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की जो तुलना की थी वह मधुमक्खी के छत्ते से की थी। इसने क्या कहा था? अंग्रेज जो हैं तो अंग्रेजों को इसने बताया मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। क्यों कहा? वो इसलिए कहा, देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे हमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। फ़ायदा तब है जब तक वह लगा हुआ है तो शहद देता रहेगा, परंतु नुकसान तब है जब हम उसको छेड़ेंगे। अलीवर्दी खान यही मानता था ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बारे में। वह यह कहता था कि भाई देखो, जब से हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, तब से बंगाल में व्यापार बढ़ा है और व्यापार बढ़ने से पैसा आता है। पैसा बढ़ा, पैसा आएगा तो विकास होगा। तो ये बात जो था अलीवर्दी खान भली भांति जानता था कि इनके हमारे यहाँ आने से फ़ायदा तो हमें हुआ है, परंतु नुकसान भी हो सकता है अगर हम इनको छेड़ते हैं तो इनको भैया जो कर रहे हैं इनको करने दो, व्यापार कर रहे हैं व्यापार करते रहेंगे, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। और ये स्कीम अलीवर्दी खान ने चलाई थी। 1740 से 1756 तक ये रहता है, शासन करता है। मेन बात जो होती है वह ये होती है, देखो गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में। क्यों हुआ था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वहाँ से मुगल दरबार से एक नकली या घूस देकर नकली फरमान बनवा लेता है, झूठा फरमान बनवा लेता है, जिसमें बंगाल का सूबेदार इसको नियुक्त किया जाता है। और इसीलिए बंगाल के सूबेदार में सरफराज में, और इसके अंतर्गत लड़ाई होती है गिरिया नामक स्थान पर बिहार में 1740 में, जिसमें सरफराज हार जाता है और अलीवर्दी खान जीत जाता है। जीतते ही जो बंगाल का नवाब था वो कौन बन जाता है? अलीवर्दी खान। और वह अपने आप को कह देता है कि हम आज से स्वतंत्र हैं, हम मुगलों को कर नहीं देंगे। कर दे रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके अधीन थे, अब कर नहीं देंगे तो हम उनसे पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और यह व्यक्ति यह कहता है अंग्रेजों को कि भैया ये मधुमक्खी के छत्ते की समान है, जब तक ये शहद देंगे नहीं तो उसके बाद में ये हमको काटने लग जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही दूंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा। आगे इसी के बारे में पार्ट जब सेकंड पढ़ेंगे बंगाल पर, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक हमारा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। वह हमने यहाँ तक पढ़ा कि जब तक हमारे यहाँ अलीवर्दी खान शासक बनता है, बंगाल अपने आप को स्वतंत्र बनता है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आगे कौन शासक बने हैं, अंग्रेजों ने किस शासक से कौन सी लड़ाई लड़ी है, ऐसे क्या कारण हुए हैं जो अंग्रेजों में और बंगाल के नवाबों में लड़ाई हुई हैं, आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। वह सब चीज़ हम अगली वीडियो के अंतर्गत आपको बता देंगे। धन्यवाद।